हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर शुरू करने लगे हैं। इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं ऑनलाइन, उसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। तो उसमें हमने मैकेनिक्स क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, आगे अप्लाइड मैकेनिक्स का कौन कौन सा डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे उसमें था स्टैटिक डायनामिक, उसका स्टडी किया था। डायनामिक के आगे फर्दर दो पार्ट थे, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, उसके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद आपको था यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट था, 4 तरीके के थे जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद था मास क्या है, वेट क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उसके बाद स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और कुछ वेक्टर की टाइप थी वो आपको मैंने करवाई थी। होप कि वो सब जो भी हमने इससे पहले टॉपिक्स किए हैं आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर फिर भी स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो आज जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लॉस ऑफ फोर्सेस, वो शुरू करने लगे हैं। काफ़ी मेन चैप्टर है ये, आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इसमें से काफ़ी पोर्शन कवर अप होता है। आपका सेक्शन सी और बी दोनों में इसका एक ही क्वेश्चन आता होता है। ठीक है जी। तो लास्ट, जैसे आपको पता है नियम, फोर्सेस के नियम, इसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है जी। तो पहले हमारा सारा फोकस रहेगा फोर्स। यहाँ पे फोर्स क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर कुछ लॉस हैं जैसे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, एक लेमी थ्योरम आपका आएगा, उसका यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो पहले फोर्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो जो फोर्स का फंडा था, जो आइडिया था, ये न्यूटन्स के थ्रू आया था। आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, मैट्रिक तक में न्यूटन के 3 लॉ थे टोटल। तो उसमें फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कोई भी बॉडी है आपकी, ये मान लीजिए कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक है जी, ये रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये स्केच है ये रख दिया, अब ये तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के इसको मोशन में नहीं लेके आऊँगा। ये मोशन में आ गया है, ठीक है ना। या कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, वो मूव करती रहेगी जब तक आप उसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगा के उसको नहीं रोकोगे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अगर आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, अगर आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। या कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स को लगा के उसको नहीं रोकोगे। ठीक है जी। तो ये उसका जो फर्स्ट लॉ था उसमें उसने बताया था कि कोई भी बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट है चाहे वो मोशन है, वो तब तक रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, अब देखिए फोर्स। अब फोर्स क्या है, फोर्स आपके पास पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। ठीक है ना। पुश भी हो सकता है, मीन्स आपको उसको खींच रहे हो ये पुश हो जाएगा, पुल आप उसको धक्का लगा रहे हो, धकेल रहे हो, तो वो आपका पुल हो जाएगा। ठीक है। आप अपनी तरफ उसको खींच भी सकते हो, वो पुश भी हो सकता है या वो पुल भी हो सकता है फोर्स। ठीक है जी। तो हम फोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। तो फोर्स में बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल। तो वही आ गया, बोलता है फोर्स आपका पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे कोशिश करेगा विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस a change in the state of rest or of uniform motion of a body or changes or change in the
डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए पहले आपको मैं इसको रीड करके बताता हूँ, फिर उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? फोर्स में बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल which produce or tends to produce a change in the state of rest or of uniform motion of a body or change in the direction of motion of the body। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये आपके पास बॉडी है, ये रेस्ट के ऊपर है, ये तब तक रेस्ट के ऊपर रहेगी जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, वो चाहे पुश हो या पुल हो। ठीक है ना, ये आपका पुल हो गया, ये आपका पुश हो गया, ये तब तक रेस्ट के ऊपर रहेगी। ऐसा ही कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, चल रही है, ये तब तक चलती जाएगी जब तक आप इसके ऑपोजिट फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश नहीं करती। या कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, ये सीधी जा रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन आप इसका डायरेक्शन ऐसे करना चाहते हो तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो वही इसने बोला था, फोर्स में बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल। ठीक है, पुश या पुल होगा, विच प्रोड्यूस, जो कि वहाँ पे पैदा कर रहा है। मींस अगर ये रेस्ट के ऊपर है तो मोशन पैदा करेगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस, मीन्स कई बार तो वो वहाँ पे चेंज ले आता है, लेकिन कई बार क्या है, वो वहाँ पे चेंज लाने की कोशिश करता है। मे बी चेंज ले आए, मे बी ना लेके आए, वो बात की बात है। मीन्स प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। टेंड टू प्रोड्यूस मीन्स प्रयत्न करना। ठीक है, अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या कर रहा है वो, रेस्ट पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या जो मोशन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब मोशन को चेंज करेगा तो मोशन का उल्टा क्या आएगा, रेस्ट आएगा, और रेस्ट का उल्टा क्या आएगा, मोशन आएगा। या क्या कोशिश कर रहा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। या क्या है, जो मोशन का डायरेक्शन है उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बॉडी ऐसे मूव कर रही है लेकिन वो उसको ऐसे लेके जाना चाहता है, तो यहाँ से उसको धक्का लगा के वो उसका डायरेक्शन चेंज करवा रहा है। ठीक है जी, तो फोर्स का आपको ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फोर्स की आपको डेफिनेशन बता दिया मैंने, ये कोई पुश या पुल हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके बाद फोर्स का यूनिट आपको न्यूटन होता है जनरली। ठीक है ना, जो हम एसआई यूनिट लेते हैं ना, जो एसआई यूनिट लेते हैं वो न्यूटन में लेते हैं। ठीक है जी, तो इसके आगे आपका आएगा, इसके बाद आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को दिखाना कैसे है। अब सबसे पहले ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स में ज़रूरी क्या कुछ है। जैसे वेक्टर में आपको याद कीजिए, वेक्टर को रिकॉल कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो उसका डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। और वेक्टर भी यही था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो वेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो एरो हेड था वो उसका डायरेक्शन बता रहा था, और जो लेंथ ऑफ एरो था वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा था। मीन्स फोर्स को दिखाने, वेक्टर को दिखाने के लिए जो दो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पे थी। अब फोर्स में क्या कुछ चाहिए होगा आपको। ठीक है, अब फोर्स कितना लग रहा है, तो मीन्स पहला आपका आ गया मैग्नीट्यूड, पहला आपका आ गया मैग्नीट्यूड। हमें फोर्स पता होना चाहिए कि हमारा कितना वहाँ पे लग रहा है। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फोर्स पुश और पुल हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स लग रहा है वो पुश लग रहा है या पुल लग रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है या ये लग रहा है। तो सेकंड पॉइंट आपका आ गया, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, एंड सेंस। सेंस यहाँ मीन्स है वो आपका पुश है या पुल है, आपको ये बात वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। थर्ड आपका यहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स आप लगा कहाँ रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, जैसे ये पूरा बॉडी है, ठीक है, आप फोर्स जहाँ पे लगाते हो जिस पॉइंट के ऊपर, वो आपका है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, ये आपका फोर्स लग रहा है तो ये आपका हो जाएगा
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब किसी भी फोर्स को दिखाने के लिए ज़रूरी क्या कुछ है, पहला मैग्नीट्यूड मीन्स फोर्स लग कितना रहा है, दूसरा डायरेक्शन एंड सेंस मीन्स उसका डायरेक्शन कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, और सेंस मीन्स वो पुश है या पुल है। तो लास्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फोर्स आपका जो है वो किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है। ठीक है जी। तो इन सब के बेसिस के ऊपर जो हम फोर्स को दिखाते हैं वो दो तरीके से दिखाते हैं। पहला आपका होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। सेकंड आपका होता है बोयस नोटेशन। बोयस नोटेशन। अब पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये सारा सेम वैसे ही है। तो आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ, याद कीजिए। उसमें क्या था, जो एरो हेड था ये उसका डायरेक्शन बताता था, और जो इसकी लेंथ होती थी वो इसका मैग्नीट्यूड बताता था। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एरो हेड बताएगा आपका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपका डायरेक्शन बताएगा, और ये इसका जो लेंथ है ये बताएगा आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है, फोर्स आपको यहाँ पे कितनी लग रही है। दूसरा आपका था बोयस नोटेशन। ठीक है जी। बोयस नोटेशन, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, इसमें जो आपकी फोर्स है उसको दिखाने के लिए हम क्या है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ में करते हैं। ठीक है जी। तो अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उससे ही बोयस नोटेशन में हम फोर्स को दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे जैसे ये लिखा हो सकता है, एक यहाँ पे लाइन लगा के, यहाँ पे एरो, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे लिख देगा ए बी, मीन्स आपका जो फोर्स है वो ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में लग रहा है। कई बार क्या है इसकी जगह पे सिंपली ये भी लिख देते हैं वो ए टू बी। तो मीन्स जब हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं तो उसको बोल देते हैं बोयस नोटेशन। ठीक है जी। वेक्टर आपको बता दिया मैंने, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था। तो ये आपका सारा फोर्स हो गया। ठीक है ना। फोर्स का डेफिनेशन हो गया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि जो फोर्स हमारा है वो क्या क्या इफेक्ट डालेगा हमारा यहाँ पे। वैसे इस डेफिनेशन में सारा क्लियर है, लेकिन फिर भी वो हम पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं उसको, ताकि आपको उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा अच्छा रहे एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। हाँ जी। तो टॉपिक अपना है इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स के कारण यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास देखिए क्या था, याद कीजिए। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मान के चलिए ये बॉडी आपका मूव कर रहा है, मोशन में है, अगर आप इसके ऊपर और फोर्स लगा दोगे तो क्या है, इसका मोशन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपका वही आ गया, इट में change the motion of body, it may change the motion of body। ठीक है। मीन्स क्या है, इस मीन्स मेकिंग फास्टर, ये फास्टर भी कर सकता है और स्लोअर भी कर सकता है, और स्लोअर भी कर सकता है। ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो फास्ट हो जाएगा, अगर ऑपोजिट में लगाएंगे फोर्स तो स्लो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, मीन्स उसको फास्ट भी कर सकता है और उसको स्लो भी कर सकता है। ठीक है जी। दूसरा डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है जी। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, क्योंकि बॉडी हमारा मोशन में था ना, वो मूव कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था तो उससे इसको ये चेंज करवा सकता है। ठीक है जी। तो इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। थर्ड, अब आपके हाथ में कोई रबड़ का बॉल है तो अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, मीन्स उसका शेप चेंज हो जाएगा एक बार के लिए। तो मीन्स क्या है, फोर्स आपका क्या कर सकता है, इट में चेंज शेप और साइज, इट में चेंज
साइज और शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, ये किसी भी जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का शेप और साइज़ आप उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें क्या है, स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, तो लास्ट पार्ट अपना यही आ गया, इट मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी। ठीक है जी, तो ये आपके मेन इफेक्ट ऑफ फोर्स थे। ठीक है, पहला हो गया इट में चेंज द मोशन ऑफ बॉडी, मीन्स बॉडी को फास्टर कर सकता है या स्लोअर कर सकता है। अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी में फोर्स लगाओगे तो बॉडी आपका फास्टर स्पीड पे मूव करेगा। अगर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो बॉडी स्लो हो जाएगा। अगर फोर्स ज़्यादा लगा दोगे तो बॉडी का मूवमेंट रुक जाएगा, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। सेकंड में इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मीन्स वो पहले किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा था लेकिन आपने उसको किसी और डायरेक्शन में मूव करवाना है तो आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो उसका जो डायरेक्शन था मूवमेंट का वो चेंज हो जाएगा। थर्ड, इट में चेंज साइज और शेप ऑफ द बॉडी, ये आप खेलते रहते हो, जैसे रबड़ का बॉल हो गया, जो कॉस्को गेंद हो गया, जो हल्के वाला आता है, वुड्स का नहीं बोल रहा मैं, तो उसको अगर आप कंप्रेस करते हो तो उसका जो शेप और साइज़ एक बार चेंज हो जाता है, बाद में वो रीगेन कर लेता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये बात की बातें हैं, वैसे फिजिक्स में पढ़ के आए हो, बाकी ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहाँ पे इसके बारे में आएगा आपको, ये प्रॉपर्टी के बारे में। और लास्ट पॉइंट, इट मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी। अब स्ट्रेसेस के बारे में डिटेल में आप वही नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा तो वहाँ पे आपको इसको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपका था इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, तो ये भी अभी तक जो हमने आर्टिकल किए हैं वहाँ से आपको ये क्लियर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एक अलग टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, तो इसको अलग से ही आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है, आपको आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स पढ़ा था, वही पॉइंट आपके सारे यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो वही यहाँ पे है। तो जो आपके पास फोर्स है उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ये उसकी विशेषताएं होगी, मीन्स फोर्स के पास क्या क्या खासियत होगी। तो पहली खासियत यही होगी कि उसके पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज नॉन यूनिट। इसके यूनिट क्या होंगे आपको बताया था मैंने अभी, न्यूटन या किलो न्यूटन होगा। ठीक है ना, न्यूटन और किलो न्यूटन, किलो यूनिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस न्यूटन क्या है एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा, न्यूटन और किलो न्यूटन। तो पहला मीन्स क्या है, बस आपके पास फोर्स में उसका मैग्नीट्यूड आपको पता होता है जो कि न्यूटन और किलो न्यूटन में होता है। दूसरा क्या था, उसने किस डायरेक्शन में काम करना है, तो वो हो गया आपका द लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन। आपको लाइन ऑफ एक्शन पता हो फोर्स का किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका उसका सेकंड हो गया। थर्ड आ गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि वो किस पॉइंट पे लग रही है फोर्स आपकी, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स फोर्स को जो काम करना है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको काम करना है। एक पॉइंट रह गया, गैस कर सकते हो क्या था, वो था आपका फोर्स पुश है या पुल है। मीन्स आपको सेंस पता हो, सेंस बोल देते हैं और नेचर बोल देते हैं, वो पुश है या पुल है, नेचर ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स आपका यहाँ पे पुश है और पुल है। ठीक है ना, आपको बताया था ना मैंने,
एक पुश होता है, एक पुल होता है। पुल मीन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश मीन्स उसको धक्का दे रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अपने से दूर उसको धकेल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है जी। इसको बड़े तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो डिपेंड तो पहली है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, कि आपका जो फोर्स है वो किस नेचर का है। ठीक है जी, तो पहली आ गई अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। इसके बारे में लिखूंगा कम, आपको समझाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, आपने देखा हुआ है, बस यहाँ पे समझना है कि क्या कुछ बता रहा है। ठीक है, तो इसने बोला है अकॉर्डिंग टू नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला होता है ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। ये पहले तरीके का इसका क्लासीफाई आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन। अब आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, उसमें क्या था, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन करते हो तो आपको वहाँ से प्रतिक्रिया मिलती है, क्रिया करने पे प्रतिक्रिया मिलती है, मीन्स एक्शन करने पे रिएक्शन मिलता है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल आप मैट्रिक पढ़ते आए हो, अगर आपके पास एक बॉल है, आप उसको किसी दीवार के ऊपर मारते हो, वॉल के ऊपर हिट करते हो तो वापस आपके पास आती है, मीन्स आप वॉल के ऊपर रिएक्शन कर रहे हो थ्रू द बॉल, लेकिन जो दीवार है, वॉल है, वो उल्टा आपको वहाँ से रिएक्शन देती है। इसका एक एग्जांपल बोट वाला होता था, आप बोट से आगे जंप करते हो पानी में तो बोट क्या है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। ठीक है जी, एक आपको रिकॉइल ऑफ गन होता था, जब आप गन फायर करती है तो जो उसमें फायर होता है तो बुलेट है वो आगे को जाती है, लेकिन जो गन है वो पीछे को आती है। तो मीन्स अगर किसी के भी ऊपर क्रिया करेंगे तो वहाँ से प्रतिक्रिया हमें मिलेगी। तो ये आपका एक्शन एंड रिएक्शन हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया, ये भी एक तरीके का फोर्स ही हो गया ना, तो वही आपका एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। तो आपका जो नेचर के अकॉर्डिंग जो पहला आपको यहाँ पे क्लासीफाई है वो है एक्शन एंड रिएक्शन, मीन्स कोई एक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से रिएक्शन मिलेगा। दूसरा आपके पास है, ये सारे ऑपोजिट ही आएंगे यहाँ पे, जो पहला आएगा दूसरा उसका ऑपोजिट आएगा। पहला है अट्रैक्शन, अब इसका उल्टा क्या होगा, रिपल्शन। अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये भी फोर्सेस हैं, ये आप लोग मैग्नेट के अंदर देखते हो जनरली। ठीक है जी, अब आप लोग मैट्रिक तक पढ़ते आए होंगे, कोई मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे एक और आप मैग्नेट ले आए और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो क्या होगा, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, ये समझ में आया ना, हर एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ये पहला मैग्नेट आपके पास है, ये दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, अगर ऑपोजिट पोल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ भी साउथ और नॉर्थ आ जाए, साउथ और नॉर्थ, तो ये सेम पोल हो गए। सेम पोल हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, ये रिपेल करते हैं। तो अब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये भी एक फोर्स हो गया, फोर्स के अकॉर्डिंग इसको खींच रहा है। और वेट का डेफिनेशन याद कीजिए, वेट में हमने क्या बोला था, इट इज़ अ फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स ये वो फोर्स है जिससे बॉडी धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी फोर्स है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, इनके बीच में ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ऐसे ही यहाँ पे जब सेम पोल आ जाएंगे तो एक दूसरे को ये दूर धकेलेंगे। अब दूर धकेल रहे हैं तो मीन्स क्या है, इनमें फोर्स एक्टिंग कर रहा है, तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो आपका हो गया रिपल्शन फोर्स। ठीक है जी, तीसरा आपका आ गया यहाँ पे टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन एंड थ्रस्ट, इनका भी एक छोटा सा क्लियर कट इसमें डिफरेंस का पॉइंट है, आपको लगेगा ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एक ही डिफरेंस का पॉइंट मेन है, आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है जी, जो टेंशन होता है जनरली आपका, ये आपका जनरली होता है पुलिंग फोर्स।
और थ्रस्ट आपका होता है पुशिंग फोर्स। और ये आपका रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों में होता है, ये जस्ट ओनली रॉड में होता है। ठीक है, अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए आपका हाथ ही है, चाहे यहाँ से आपने एक धागा थ्रेड लमका यहाँ पे नीचे जा रहा है थ्रेड आपका, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बांध रखा है। जैसे ही आप इसको तोड़ते हो, ठीक है, इसको काट देते हो, तो धागा आपका ऊपर को आता है, स्ट्रिंग आपका ऊपर को खिंचा जाता है। ठीक है ना, तो ये धागे के अंदर वाला फोर्स हो गया, ये पुलिंग फोर्स है, ये उसको ऊपर को खींच के रखता है, पुल कर रहा होता है। लेकिन जो रॉड के थ्रस्ट होता है, रॉड में होता है, ये इसको डाउनवर्ड ही भेजता है, ये इसको नीचे ही भेजता है। तो टेंशन एंड थ्रस्ट में आपने बस दो चीज़ें याद रखनी है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, थ्रस्ट इज ए पुशिंग फोर्स। और टेंशन जो आपका रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों में लगता है, लेकिन थ्रस्ट ओनली आपका रॉड में होता है, ये स्ट्रिंग के केस में नहीं होता। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका था, ये बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फोर्स था। इसमें पहला था अट्रैक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन, दूसरा था अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, एंड थर्ड वन था टेंशन एंड थ्रस्ट। सेकंड क्लासिफिकेशन में इसका आपका यहाँ पे आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नाम बड़ा है लेकिन इसका मीन्स बड़ा छोटा सा है। इसमें आपका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फोर्स है वो कितने एरिया के ऊपर लग रहा है। ठीक है ना, डायमेंशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मीन्स जो आपका फोर्स लग रहा है ये कितना एरिया के ऊपर लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं। इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है यहाँ पे। पहला आपका होता है कॉन्सनट्रेटेड फोर्स, कॉन्सनट्रेटेड फोर्स, ये पॉइंट फोर्स भी होता है। पॉइंट फोर्स मीन्स जो फोर्स आपका सिर्फ एक पॉइंट पे लगेगा, इसका आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। दूसरा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। अब देखिए कॉन्सनट्रेटेड में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका बॉडी है, पूरा सारा जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहा है, तो ये आपका होता है कॉन्सनट्रेटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जो फोर्स है वो थोड़ा बिखर के लगा होता है, तो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। फॉर एग्जांपल ये स्केच है, अभी मैंने एक पॉइंट पे टच किया तो ये सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे लगा रहा है, तो ये होगा आपका कॉन्सनट्रेटेड फोर्स। इसकी बजाय अगर मैं अपना हाथ इसको यहाँ पे रखूँ, फोर्स लगाऊँ, तो मेरा हाथ का एरिया बढ़ गया, तो क्या है हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, मीन्स जो कुछ एरिया के ऊपर फैल के लगा हो। फॉर एग्जांपल स्केच का एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका पॉइंट फोर्स था, मीन्स कॉन्सनट्रेटेड फोर्स था। अगर ऐसे फोर्स लगाएं तो अब ये एक लाइन के ऊपर फोर्स हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लग रहा है, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ठीक है जी, तो डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में ये दो तरीके की फोर्स थी, एक कॉन्सनट्रेटेड थी, एक डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका है कि वहाँ पे फोर्स आपने लगाया, उसने इफेक्ट क्या प्रोड्यूस किया। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होता है, जो बाहर से दिख जाता है, इंटरनल में जो बाहर से नहीं दिखता। ठीक है जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्मिथी शॉप में काम करके आए हो, ठीक है, वहाँ पे आप किसी जॉब आप बना रहे थे, इसके ऊपर आप ब्लो करते थे, कई बार तो क्या है इसका एरिया एक्सपैंड कर जाता था। अगर इसका एरिया एक्सपैंड कर गया, आपको पता लग गया कि ये पहले इसकी लेंथ ब्रेड्थ कुछ और थी, इसको हैमर से इसकी पिटाई के बाद क्या है इसका जो एरिया डायमेंशंस हैं वो चेंज हो गए हैं, तो आपको बाहर से दिख जाते हैं। ये आपका हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, कई बार क्या होता है नहीं पता लगता, वो उतने का उतना ही रहता है, मटेरियल टफ होता है, तो उसके अंदर में जो इसका ग्रेन्स वगैरह स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। ये आप मटेरियल साइंस में पढ़ोगे तो इंटरनल होता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ही अपनी ह्यूमन लाइफ में
खुदा ना खास्ता किसके साथ ये पेश आए, लेकिन अब जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर बाहर से दिखता नहीं है। अब मान लीजिए कोई आपके बॉडी के ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट लगता है तो क्या है, आपका अंदर से बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो वो बाहर से पता लगता नहीं है वो, लेकिन इंटरनली होता है। तो वो फोर्स के कारण जो इफेक्ट पैदा हुआ है जो दिखाई नहीं देगा, अंदरूनी होगा, वो होगा इंटरनल इफेक्ट। जो बाहर से दिख जाएगा जैसे कट वगैरह लग जाता है, जो बाहर से दिखता है वो आपका एक्सटर्नल हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया एक एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल। इसके बाद आपका आ गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये भी बड़ा इजी है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसमें दो तरीके का आ गया, पहला आ गया कॉन्टैक्टिंग, दूसरा आ गया नॉन कॉन्टैक्टिंग। नॉन कॉन्टैक्टिंग, अब कॉन्टैक्टिंग में तो क्या है, आपको यहाँ पे हाथ लगा के बॉडी को आपको आगे लेके जाना पड़ा, मीन्स जिस भी फोर्स को लगाने के लिए आप उसके टच में आ रहे हो, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्टिंग है। आप अपने हाथ से लगा रहे हो या कोई आपके पास हैमर है आप उसके साथ लगा रहे हो, कॉन्टैक्ट तो आपका कॉन्टैक्ट तो वहाँ पे हुआ ना, चाहे हैमर का उस ऑब्जेक्ट के साथ हुआ जहाँ पे फोर्स लगाना था। मीन्स जब भी कॉन्टैक्ट होगा तो वो कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्टिंग कौन सी होगी, अभी पढ़ के आए थे हम मैग्नेट फील्ड के लिए कारण जो होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अभी दोनों हैं, अब दोनों के बीच में अगर मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनके बीच में हमने कुछ नहीं लगाया था, ये अपने आप खींचे चले जाएंगे, तो अपने आप जो फोर्स लग रहा है तो मीन्स बिना कॉन्टैक्ट के, तो वो आपका हो गया नॉन कॉन्टैक्टिंग। ठीक है ना, ऐसे ही अगर ये साउथ साउथ हुआ या नॉर्थ नॉर्थ हुआ तो ये रिपेल करेंगे, तो हमने टच तो नहीं किया, हमारे बिना टच किए या किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना टच किए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्टिंग। ठीक है जी, तो ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें इतना ही है। तो नेक्स्ट जब भी अपना लेक्चर लेके आएंगे उसमें इससे आगे चलेंगे, लेकिन आपने इसको स्टडी करना है, जो भी समझ में ना आए तो मेरे को पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कमेंट डालिएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।